बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ भाषा एवं व्याकरण को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए ये पाठ प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 1, भाषा एवं व्याकरण। भाषा भाषा क्या है? भाषा अपने विचारों का आदान प्रदान करना भाषा है, या संक्षेप में कह सकते हैं अपनी बात कहना ही भाषा है। बोलना, लिखना या पढ़ना भाषा है। किसी बात को समझाना ही भाषा है। भाषा के 2 भेद होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। क्योंकि हम या तो अपनी बात को बोलकर बताएंगे या फिर हम अपनी बात को किसी को लिखकर किसी के सामने प्रस्तुत करेंगे। अतः भाषा के 2 भेद होते हैं। मंच से भाषण देना, अध्यापक द्वारा पढ़ाना, ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। तथा लिखित भाषा, पत्र लिखना, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, ये सभी एक लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तो आइए देखते हैं। भाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह विभिन्न प्रकार के व्यवहार करता है। वह अपने दुख सुख, अपनी इच्छा अनिच्छा को किसी के सामने व्यक्त करता है। इस प्रकार अपने मनोभाव को प्रकट करने के लिए उसे एक सशक्त माध्यम की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी चाहे हिंदी पढ़े, गणित पढ़े, विज्ञान या कोई अन्य विषय, पर जब उपयुक्त भाषा प्रयोग नहीं करेगा तब तक उसे कुछ भी सीखना संभव नहीं है। अतः भाषा की जीवन में नितांत आवश्यकता है। नितांत अर्थात बेहद आवश्यकता है। मुख से निकलने वाली अर्थपूर्ण ध्वनियां अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती हैं। अर्थपूर्ण अर्थात जिनका अर्थ हो वैसे शब्दों का निर्माण किया जाता है। इन शब्दों से वाक्यों की रचना होती है। इससे हम अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं। इसे भाषा कहते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। किससे हुई है? संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द ने जन्म लिया है, जिसका अर्थ होता है बोलना। इसे निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात भाषा की परिभाषा है, भाषा वह साधन है जिससे हम बोलकर या लिखकर अपने भाव या विचार दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। भाषा के 3 भेद होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। सबसे पहला मौखिक। मुंह से कुछ बोलकर तथा कानों से सुना जाना वह मौखिक भाषा का रूप होता है। लिखित भाषा, जो कुछ लिखा या पढ़ा जाता है वह लिखित भाषा का रूप होता है। तीसरा सांकेतिक भाषा, मन के भावों या विचारों को कभी कभी हम संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वह सांकेतिक भाषा का रूप होता है। सांकेतिक भाषा को हिंदी व्याकरण में कोई स्थान नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि हो सकता है हम इशारा कुछ और करें और अगला व्यक्ति उसे कुछ और समझ ले। अतः सांकेतिक भाषा को व्याकरण में कोई स्थान नहीं मिला है। मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? हमारी हिंदी। बालक अपने परिवार अथवा माता से जो भाषा सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। हम यहाँ रह रहे तो हमारी भाषा हिंदी है। हो सकता है हम फॉरेन में रहते तो हमारी भाषा अंग्रेजी, रशियन, जापानी या चाइनीज कुछ भी हो सकती थी, है ना। तो जहाँ पर हम रहते हैं और जो हमारे माता पिता द्वारा बेसिक, है ना, जो बेसिक भाषा बोली जाती है वह भाषा मातृभाषा कहलाती है। किसी हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला बालक प्रभाव से ही हिंदी भाषा में परिवेश में रहकर हिंदी भाषा सीख सकता है। उसे यही उसके लिए मातृभाषा होगी। प्रादेशिक भाषा, किसी प्रदेश विशेष में बोले जाने वाली विशेष भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, तो महाराष्ट्र की मराठी जो भाषा है वह प्रादेशिक भाषा हो गई।
इसी प्रकार मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में हिंदी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी। तो पंजाब की पंजाबी भाषा उनकी प्रादेशिक भाषा है। राष्ट्रभाषा, जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भाग में बोली जाती है तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों में बोली जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है, जैसे कि अंग्रेजी। तो अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो सभी भारत देशों में मुख्यतः बोली और समझी जाती है। अब है लिपि। हमारी हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है, अतः संस्कृत तथा हिंदी दोनों की भाषा लिपि जो है वह देवनागरी लिपि है। आपने पढ़ा है कि विचारों को लिखकर प्रकट करना भाषा का रूप है। लिपि शब्द का अर्थ है लीपना। विचारों को लीपना अर्थात विचारों को लिखना लिपि कहलाता है। ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। लिपि की परिभाषा क्या है? ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक भाषा की लिपि का नाम अलग होता है। हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, अर्थात हमारी हिंदी की लिपि क्या हुई? देवनागरी। संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी में और अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। बोली, तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली। किसी क्षेत्र विशेष में अलग अलग बोलियां बोली जाती है। उस क्षेत्र विशेष की जो भाषा होती है वह बोली कहलाती है। यह किसी क्षेत्र विशेष में ही वहाँ के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान प्रदान में का एक साधन है। भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र जो होता है वह सीमित होता है, अर्थात वो एक निर्धारित स्थान पर ही बोली जाती है। भारत में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली इत्यादि है। भाषा तथा बोली में कुछ अंतर हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। पहला अंतर, बोलियां किसी एक ही भाषा का अंग होती हैं और भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। दूसरा, भाषा का संबंध व्याकरण से होता है, बोली का संबंध व्याकरण से नहीं होता है। तीसरा, बोली का प्रयोग बोलचाल में होता है, जबकि साहित्य की रचना भाषा में होती है। आप किसी भी बोली में कोई भी साहित्य नहीं लिख सकते। ये भाषा और बोली में अंतर है। पहला तो उसका क्षेत्र बहुत छोटा होता है। दूसरा, किसी भी व्याकरण में बोली को स्थान नहीं दिया गया है। तीसरा, कोई भी जो साहित्य लिखे जाते हैं उसमें बोली वर्जित है। किसी भी बोली में कोई भी साहित्य नहीं लिखा जाता। अब है व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण अर्थात नियम या शुद्धिकरण। भाषा का शुद्धिकरण करना व्याकरण का कार्य है। जैसा यदि हम शुद्ध बोलेंगे तो शुद्ध लिखेंगे, तो शुद्धिकरण ही व्याकरण है। प्रत्येक भाषा के कुछ अपने नियम होते हैं। व्याकरण में भाषा के इन नियमों पर चर्चा होती है। व्याकरण के आधार पर हम भाषा का व्यवहार करते हैं और उसे समझते हैं। व्याकरण का अर्थ है शब्दों का शुद्ध रूप का विवेचन, अर्थात हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा की शुद्धता के नियमों को सिखाता है। व्याकरण से हम भाषा का शुद्ध लिखना, बोलना व पढ़ना सीखते हैं। अर्थात संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भाषा का शुद्धिकरण ही व्याकरण है। भाषा को शुद्ध करना ही व्याकरण का कार्य है। अशुद्ध और शुद्ध भाषा के यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अशुद्ध उदाहरण है, मोहन किताब पढ़ती है, गलत। मोहन किताब
पढ़ता है सही है। लड़के खेलता है गलत, लड़के खेलते हैं सही है। बालक भोजन करते हैं, बालक भोजन करता है। कृपा बैठ जाए, कृपया बैठ जाइए। ये शुद्ध और अशुद्ध हमें ज्ञान कहाँ से होता है? व्याकरण द्वारा। व्याकरण के नियमों द्वारा इनका शुद्धिकरण किया जाता है और हम सही तरीके से भाषा को बोल लिख पढ़ पाते हैं। भाषा और व्याकरण का संबंध यहाँ पर दिया गया है। भाषा और व्याकरण में घनिष्ठ संबंध होता है। भाषा पहले बनी है तथा उसका व्याकरण बाद में रचा जाता है। व्याकरण भाव को निश्चित सीमा से बांधता है। समय के साथ साथ भाषा में अनेक परिवर्तन आ जाते हैं और नए शब्द जुड़ते हैं। व्याकरण सबकी समीक्षा करता है और उसके लिए नियमों को बनाता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण अपने नियमों द्वारा भाषा की अशुद्धता को दूर कर उसे संवरा हुआ यानी सही रूप प्रदान करता है। व्याकरण के विभाग, व्याकरण के 3 विभाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होती है तथा सबसे बड़ी वाक्य। सार्थक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं तथा सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य, आइए प्रश्न देखते हैं। पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, बालक अपने परिवार में जो भाषा सीखता है उसे रिक्त स्थान कहते हैं, मातृभाषा। ख, किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। ग, किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली व समझी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। घ, विचारों को लिपता अर्थात लिखना लिपि कहलाता है। ड, भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है। प्रश्न दूसरा है, सही कथन के सामने सही व गलत के सामने हमें गलत का चिन्ह लगाना है। क, भाषा के द्वारा मन के भावों को अभिव्यक्त किया जाता है। जी हाँ। ख, भाषा का केवल लिखित रूप होता है। जी नहीं। ग, भाषा को बोली भी कहते हैं। ध, हाँ, कई जगह भाषा को बोली भी कहते हैं। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। बोलना तथा लिखने में भाषा की शुद्धता का कोई महत्व नहीं है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब प्रश्न उत्तर है। क, मन के भावों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम भाषा है, समझाइए। जी हाँ, ये कथन बिल्कुल सत्य है। यदि हमारे मन में कोई विचार या कोई भाव है तो उनको हम भाषा के माध्यम से ही बता सकते हैं। भाषा अर्थात या तो हम उसे बोलकर बताएंगे या फिर हम लिखकर अपनी बात को किसी और के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं होता जिसके द्वारा हम अपनी बात किसी और के समक्ष रख पाए। यदि हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं तो यह ज़रूरी नहीं कि जिस इशारे को हम जिस संदर्भ में कर रहे हैं अगला भी उसी संदर्भ में समझे। अतः भाषा ही सर्वोच्च उदाहरण है अपने मन के भावों को किसी अन्य के समक्ष प्रस्तुत करने का। ख, भाषा किसे कहते हैं?
अपने मन के भावों को किसी अन्य के समक्ष प्रस्तुत करना ही भाषा कहलाता है, या फिर विचार का, अपने विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। ग, भाषा के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं, लिखिए। भाषा के प्रमुख रूप मौखिक, लिखित और सांकेतिक रूप हैं, जिसमें सांकेतिक रूप को व्याकरण में कोई स्थान नहीं दिया गया है। घ, लिपि किसे कहते हैं? लिपि ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। ड, बोली किसी कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है तथा बोली में किसी भी तरह के ग्रंथ की रचना नहीं किया जा सकती। च, भाषा तथा बोली में अंतर बताइए। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा को व्याकरण में जगह मिली है जबकि बोली को व्याकरण में कोई जगह नहीं दी गई है। बोली का प्रयोग बोलचाल में होता है जबकि भाषा का तो साहित्य रचना में भी हो सकता है। किसी भी साहित्य में बोली का रचना नहीं की जा सकती, लेकिन भाषा में साहित्य की रचना की जाती है। छ, व्याकरण को परिभाषित कीजिए। व्याकरण अर्थात शुद्धिकरण। भाषा को शुद्ध रूप से लिखना व पढ़ना व्याकरण के द्वारा ही संभव है। अतः भाषा को सही रूप से लिखना व पढ़ना ही शुद्धिकरण व्याकरण कहलाता है। ज, व्याकरण के विभाग कौन कौन से हैं? व्याकरण के 3 विभाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। ये तीनों व्याकरण के विभाग हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ भाषा समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।